हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एडिशंस का थर्ड पार्ट हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द मूविंग पार्टिकल समटाइम एक्ट्स एज ए वेव एंड समटाइम एक्ट्स एज ए पार्टिकल्स। ठीक है, and the wave associated with moving particle is called matter wave or de Broglie wave and its wavelength is called de Broglie wavelength। कोई भी पार्टिकल अगर हमारा मूव करता है तो वो कई बार पार्टिकल की तरह काम करता है और कई बार वेव की तरह काम करता है। तो जब वेव की तरह काम करेगा, पार्टिकल जो मूव करेगा उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, और जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली ने उसको बताया कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन एम वी के इक्वल। लैम्डा इज इक्वल टू होगा h अपॉन एम वी के इक्वल एंड एम वी इज ऑल्सो इज इक्वल टू p, यानी मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल, where h is equals to 6.63 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये h की वैल्यू होती है एंड h बिलोंग्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट और हम इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू ऊपर गिवन है इतनी इसकी वैल्यू होती है। अब इस चीज को हम प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास जो वेवलेंथ और मोमेंटम का रिलेशन है ये निकल कर आता है। ओके, अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है बच्चों वो h न्यू के इक्वल होता है एंड फ्रॉम आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, तो मैं बताया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर इन दोनों को मैं इक्वल पुट करता हूं तो एच सी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों एनर्जी हमारे पास, और अगर m की वैल्यू यहां से निकाली जाती है तो m की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एच सी अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी एच न्यू है। ठीक है, तो h न्यू अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी मास की वैल्यू। अगर लीनियर मोमेंटम की हम बात करें तो आपको पता है कि लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है p, वो किसके इक्वल होता है बच्चों? मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो मास की वैल्यू ऊपर से पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा h न्यू बाय सी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगी c, तो c से c कटेगा तो जो p की वैल्यू है p इज इक्वल टू h न्यू बाय c के इक्वल हो जाएगा एंड न्यू बाय c हमारा 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, क्योंकि न्यू बाय c हमारा 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है, तो यहां से लैम्डा हमारे पास नीचे आ जाएगा और यहां से लैम्डा निकाला जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो क्या हो जाएगा h बाय p के इक्वल हो जाएगा। तो देखो ये रिलेशन हमने निकाल लिया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p और p की वैल्यू मास इनटू वेलोसिटी होती है, तो बाद में हम पुट भी कर सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ था, गिवन वेवलेंथ, वो हमने यहां पर प्रूव कर लिया है। अब एक छोटा सा रिलेशन हम आगे करते हैं, एक छोटा सा रिलेशन करते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के प्रोसीजर का ही यूज करके। रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ
रिलेशन बिटवीन डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर से डी ब्रोगली वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट होगा, इनका क्या रिलेशन है, वो हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की जाती है तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैं के से शो कर रहा हूं, ठीक है, तो वो उसका जो फॉर्मूला होता है 1/2 के 3/2 के टी होता है। यहां पर जो के है वेयर के इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, ये इसकी हमारे पास वैल्यू होती है। और जूल पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाएगी यहां से, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है हमारे पास के की। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसके इक्वल आया। अगर मैं बात करता हूं फ्रॉम रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, तो उसका एक रिलेशन होता है हमारे पास कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो p²/2m के इक्वल होती है। और यहां से अगर मैं p की वैल्यू निकालूं तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी का रूट हो जाएगा। क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना है डी ब्रोगली वेवलेंथ और टेम्परेचर का, तो फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस तो हमें पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी के इक्वल होता है। पी की वैल्यू यहां पर अगर हम पुट कर देते हैं तो लैम्डा अपॉन √2m के, ठीक है, तो सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू हो गया h अपॉन 2m के का रूट। तो देखो ये हमारे पास आया 2m के, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लैम्डा के साथ हमने निकाल लिया। देखो k की वैल्यू क्या है यहां से 3/2 kT, तो ये पुट कर देते हैं आगे। नाउ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2m इंटू 3/2 kT, 2 से 2 कटेगा तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √3m kT। तो ये टेम्परेचर का और वेवलेंथ का रिलेशन हमें निकालना था, तो टेम्परेचर वर्सेस वेवलेंथ रिलेशन आगे हम देख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनका ग्राफ निकाला जाता है तो √t हमारे पास इधर हो जाएगा और लैम्डा इधर हो जाएगा, तो इस टाइप से इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमारे पास निकलकर आ जाएगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करते हैं, सॉरी टॉपिक करते हैं, फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है वो थ्योरेटिकली कितनी होती है। तो टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या फॉर्मूला होता है जनरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, 1/2mv², ठीक है, v वेलोसिटी और मास क्या हमारे पास, m क्या हमारे पास मास है। नाउ वर्क डन
ऑन एन इलेक्ट्रॉन, अगर वर्क डन निकाला जाता है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना लेकर चलते हैं? ई, और पोटेंशियल कितना हो जाता है? वी। तो वी पोटेंशियल हमने अप्लाई किया और इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन हुआ, उसी की वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल उसके पास जीरो होगी, जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया उसी से वर्क डन मिला और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो वर्क डन कितना है? EV is equal to 1/2 mv²। तो मैं यहां से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर v की वैल्यू निकालता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2ev/m का रूट, ये v आ जाएगा, क्योंकि हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है इसकी। तो फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू h/p होता है, तो p को मैं मास इनटू वेलोसिटी लिख सकता हूं और v की वैल्यू यहां से पुट कर लेंगे। ठीक है, v पोटेंशियल है, कैपिटल V, स्मॉल v वेलोसिटी है, तो यहां वैल्यू पुट करो h/m रूट 2e कैपिटल V/m। अब देखो ये जब m अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m का स्क्वायर हो जाएगा, तो h/रूट 2ev एंड अंदर जाके ये m² हो जाएगा और एक m नीचे है तो कटेगा। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई h/2e या 2mev का रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन के पोटेंशियल, ठीक है, मास और चार्ज के साथ रिलेशन निकल कर आ गया। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता है। ठीक है, आफ्टर पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, आफ्टर पुटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, क्या क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें पता है? 6.63 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इधर नीचे बात करते हैं तो 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 10⁻31। चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 एंड कैपिटल V। अगर इसको टोटली हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है 12.27 डिवाइडेड बाय रूट V, यानी पोटेंशियल वाला V इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, 10⁻⁻10 को हम ऑंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 ऑंगस्ट्रॉम अपॉन रूट V। तो ये हमारे पास पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का रिलेशन निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल कर आ गई। किस पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल अप्लाई करने पर उसकी वेवलेंथ होगी, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इसका ग्राफ अगर निकाला जाता है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ इस टाइप से हमारे पास आ जाता है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करेंगे। जो भी हमने फॉर्मूले निकाले हैं तो उन क्वेश्चंस की हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। आप भी साथ साथ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलेज। ओके, क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप से है, ए प्रोटॉन and an electron have same de Broglie wavelength
an electron and a proton and electron have same de Broglie wavelength, तो ये क्वेश्चन है हमारा आपसे, which have greater kinetic energy, which have greater kinetic energy, किसकी kinetic energy ज्यादा होगी? तो पहले हमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो निकालना पड़ेगा। तो H इज इक्वल्स टू लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन P था, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन निकाला था कि जो P था वो √2m k यानी काइनेटिक एनर्जी रूट में 2m k के इक्वल था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, यानी लैम्डा जो है जो प्रोटॉन का है वही लैम्डा इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है। तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? ओके, तो यहां पर हम इन दोनों को लैम्डा लेट कर सकते हैं, और यहां इस वाले फॉर्मूले में अगर मैं लैम्डा प्रोटॉन का निकालता हूं तो H तो कांस्टेंट रहेगा अपॉन 2m प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। फॉर प्रोटॉन की हम बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं फॉर इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो लैम्डा E इज इक्वल टू H अपॉन √2me एंड ke हो जाएगा, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, देखो यहां से लैम्डा P अपॉन लैम्डा E इज इक्वल टू H से H कटेगा और ये ऊपर चला जाएगा 2me ke एंड डिवाइडेड बाय √2mp/p, ठीक है। ये नीचे रहेगा, ये डिवाइड करने से हमारा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और देखो 1 इज इक्वल्स टू √2 गया और यहां से हमारे पास बच जाएगा √me ke एंड √mp/ke, सॉरी kp। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इधर आ जाएगा तो √2mp/kp इज इक्वल्स टू √2me ke हो जाएगा। दोनों का रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों का रूट हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होके काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसको इधर ले आता हूं, इसको नीचे ले जाता हूं रूट कैंसिल होने के बाद, तो ये हो जाएगा me अपॉन mp। अगर मैं यहां से बात करता हूं तो मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा मास होता है या इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा होता है? तो डेफिनेटली बात है कि प्रोटॉन का मास ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, ठीक है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो कौन सा ज्यादा हुआ, प्रोटॉन का मास ज्यादा हुआ, तो प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से। तो हम ये देख सकते हैं कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रोटॉन के मास के, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, जिसका मास कम होगा। मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का कम है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन से। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका बिल्कुल रिवर्स भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि प्रोटॉन, ए प्रोटॉन, यहां पर हम इंक्लूड कर सकते हैं एन अल्फा पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं कहता हूं कि सेम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो विच हैव ग्रेटर वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, विच हैव ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है?
तो अब हम यहां से देख सकते हैं रिलेशन यहां तक हमारा यही चलेगा, हमने डिवाइड किया तो यहां तक हमारा वही चलेगा। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी सेम है तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यानी ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, अब ये कैंसिल नहीं होंगे। तो हमें निकालना है किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ई इज इक्वल्स टू 2 से 2 कटेगा, तो रूट एम ई अपॉन रूट एम पी। फिर से हम देख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास जिसका ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम होगी, ठीक है। तो मास किसका ज्यादा है, प्रोटॉन का ज्यादा है, तो वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ की जो वेवलेंथ की बात करें तो प्रोटॉन की वेवलेंथ लेस देन हो जाएगी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन।